गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। कल हमने डी ब्लॉक तत्व शुरू कराए थे, जिसमें इनकी परिभाषाएं, इलेक्ट्रॉनिक की विन्यास, चारों श्रेणियां और सामान्य गुणधर्म। अब हम इन गुणों की व्याख्या करेंगे। तो पहला हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था। ये बात बताई कि ये विन्यास आप याद ही कर लें। अगर आप इनके धनायनों का विन्यास याद कर लेती हैं तो काफ़ी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। वो चुंबकीय गुण पूछता है, रंगीन है, रंगहीन है, सब बातें डी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। इसलिए ध्यान से विन्यास याद होना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा बिंदु अब आता है परमाणु आकार, यानी डी ब्लॉक हमारा टॉप पार्ट है। सेकंड बिंदु था परमाणु आकार। परमाणु आकार से तात्पर्य है नाभिक और बाह्य कोश के बीच की दूरी। ये हमने अभी पी ब्लॉक में वर्ग 15, 16, 17, 18 में अध्ययन किया है। वो तो क्या था, हमने वर्गों में आकार का अध्ययन किया था कि किसी भी वर्ग में, आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, प्रत्येक तत्व में नए कक्ष का निर्माण होता है, जिसकी दूरी नाभिक से बढ़ जाती है। अर्थात वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ते हैं। अब अध्ययन करें हमें संक्रमण तत्वों का आकार, क्योंकि ये एक आवर्त में है। कल हमने बताया था कि आवर्त 4 से संक्रमण शुरू होती है। 4, 5, 6, 7 4 आवर्तों में ये 10 संख्या में होते हैं। और चूंकि आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ते हैं। आपको ये बताया गया था कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, यानी 21 से लेकर 30 तक ये एक चौथा आवर्त है। वर्ग 3 से 12 है। तो सामान्य आपको बताया गया है कि जब किसी भी आवर्त में बाईं से दाईं बढ़ते हैं, चलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है और परमाणु आकार में कमी आती है। इसलिए इन तत्वों के आकार में कमी आनी चाहिए। अर्थात स्कैंडियम का आकार बड़ा होना चाहिए और जिंक का आकार छोटा होना चाहिए। लेकिन वास्तव में डी ब्लॉक तत्वों का जो परमाणु आकार है वो लगभग समान होता है। क्वेश्चन भी आता है कि डी ब्लॉक या संक्रमण तत्वों का आकार लगभग समान क्यों होता है? इनमें कारण क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव दोनों लगभग, आवरणीय प्रभाव या इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट,
ये दोनों प्रभाव लगभग बराबर होते हैं। देखिए इनमें हम इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं। ये कैल्शियम का विन्यास है, 20 परमाणु क्रमांक 20 तक है। अब जो 21वां शुरू होता है तो क्या होता है, बाएं कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आकर रुक जाते हैं। अब यहाँ क्या होता है, 9 ऐसे 10 11 12 इस प्रकार 13 इस लगातार बढ़ते जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं चूँकि नाभिकीय कोष से निकट होने के कारण इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का प्रभावी आकर्षण बल अधिक होने के कारण आकार घटाने का प्रयास करता है, आकार में कमी आनी चाहिए। फिर सुन लीजिए, जब इनके आवर्त में बाईं से दाईं ओर चलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन संख्या उपांत्य कोश में बढ़ती है, उपांत्य कोश नाभिक के निकट होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक आकर्षित रहते हैं और प्रभावी नाभिक की आवेश में वृद्धि के कारण आकार में कमी आनी चाहिए। सही है। अब चूंकि ये जो उपांत्य कोश में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं वो नाभिक के आकर्षण को बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पर घटा देते हैं। ये उपांत्य कोश में जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के बल को घटा देते हैं, जिससे जिसे कहते हैं आवरणी प्रभाव। उपांत्य कोश में जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा नाभिक और बाह्य कोश के मध्य आकर्षण को कम कर दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं, आवरणी प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट या प्रतिकर्षण प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव के कारण क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इससे क्या होता है, आकार, ये प्रभाव आकार को बढ़ाने का प्रयास करता है। आवरणी प्रभाव आकार को बढ़ाने का प्रयास करता है, नाभिकीय आवेश आकार को घटाने का प्रयास करता है। दोनों प्रभाव लगभग बराबर और विपरीत होते हैं। यही कारण है कि इन तत्वों के आकार लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, आयनन एंथैल्पी। यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी, IE, या आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा आप जानते हैं, गैस या उदासीन विलगित परमाणु के संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। धातुएं के बाह्य कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आसानी से त्याग कर धनायन में परिवर्तित हो जाती है, अतः इनके आयनन विभव कम होते हैं। हमें अध्ययन करना है डी ब्लॉक तत्वों में कि इनके आवर्त में आयनन विभव किस प्रकार परिवर्तित होता है। आप जानते हैं कि आवर्त सारणी के आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ते हैं, आकार घटते हैं, आयनन विभव का मान बढ़ता है। लेकिन संक्रमण तत्वों का आकार लगभग समान होने के कारण, इनका आकार लगभग समान होने के कारण इनके
आयनन विभव के मान लगभग समान होते हैं। हाँ, यहाँ दो अपवाद है। एक तो CR 24 और एक CU 29। इनके प्रथम आयनन विभव के मान तो कम होते हैं, लेकिन द्वितीय आयनन विभव के मान उच्च होते हैं। अधिकांश संक्रमण धातुओं के द्वितीय आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी के मान कम होते हैं, लेकिन CR और CU के द्वितीय आयनन विभव का मान उच्च होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। मैंने कल लिखा था, अगर विन्यास आप याद कर लेते हैं, बहुत से क्वेश्चन है उसका जवाब मिल जाएगा। अब देखिए CR का विन्यास क्या होता है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देगा, क्योंकि बाएं कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन है, थोड़ी ऊर्जा लेकर Cr+ बन जाएगा। ये लो Cr+, 3d5 और 0, यानी कि ये 3d5 क्या हो जाएगा, अर्धपूरित विन्यास हो जाएगा। तो Cr+ बनने के बाद 3d का विन्यास 3d5 होता है, जो कि एक अर्धपूरित एक स्थायी विन्यास है। और ऐसे विन्यास से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए द्वितीय, ये तो गया फर्स्ट IE और ये है सेकंड IE, काफ़ी अधिक होता है। इसी प्रकार कॉपर में Cu29 Ar 3d10 4s1, और जब एक इलेक्ट्रॉन जब कॉपर निकाल दिया, हमारे पास क्या रह जाएगा, Ar 3d10 4s0। यही क्या हो जाएगा, 3d10, यानी D का विन्यास क्या होता है, पूरित होता है। 3d का विन्यास पूरित होने के कारण ऐसे विन्यास से, जो कि एक स्थायी विन्यास है, ऐसे विन्यास से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि Cr और Cu के द्वितीय आयनन विभव के मान उच्च होते हैं। इसके बाद आता है नंबर 3 था आयनन एंथैल्पी। चौथा आता है धात्विक गुण। धात्विक, यहाँ कई बातें हैं धात्विक गुणों में, क्योंकि सभी संक्रमण धातु है वो धात्विक प्रकृति की होती है। ये अत्यंत कठोर, घनत्व अधिक होता है, उच्च गलनांक क्वथनांक होता है। कारण इसकी जो क्रिस्टल संरचना है उसमें मुख्यतः FCC और HCP, फलक केंद्रित, फलक घन केंद्रित संरचना और षटकोणीय संकुलित संरचना, यानी ये इसमें विशेष संरचना होती है जिसमें धातुओं के परमाणु परस्पर एक दूसरे के निकटतम, जिसे बोलते हैं संकुलित अवस्था में होते हैं, और जिनमें रिक्तिका यानी कि अंतराकाश बहुत कम होता है। इनकी जो संकुलन दक्षता है वो 74% होती है। अब ये क्या, ये अब ये आपको बताएंगे संकुलन दक्षता क्या होती है, इनकी आकृति बताएंगे। फिलहाल तो याद करना है कि इनकी क्रिस्टल संरचना में फलक केंद्रित घनीय और निबिड़ संकुलित संरचना होने के कारण कठोर, उच्च घनत्व,
उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है। इसके अलावा चूँकि इनमें प्रभावी नाभिकीय आवेश की अधिकता और डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण इनमें प्रबल धात्विक बंध पाए जाते हैं। यही कारण है कि संक्रमण तत्वों की जो कणन एंथैल्पी है, जो परमाणु ऊर्जा है, वो सर्वाधिक होती है। कुछ आ जाता है, कारण बताइए। संक्रमण तत्वों की कणन एंथैल्पी, परमाणु ऊर्जा का मान अधिक क्यों होता है? कारण प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड एंड अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। दो कारण है। नंबर 1, प्रबल धातु बंध की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। सेकेंड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। तो इनके कारण इनकी कणन एंथैल्पी का मान अधिक होता है। इसके बाद है नेक्स्ट 5 ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था अब आपको अभी पी ब्लॉक का अध्ययन कराया गया। पी ब्लॉक में वर्ग 15 में +3 +5 -3, वर्ग 16 में -2, अपवाद में +2 +4 +6, वर्ग 17 में -1, अपवाद +1 +3 +5 +7, वर्ग 18 में 0 वैलेंसी ON 0। क्यों? इनका विन्यास क्या होता है? स्थायी। केवल और केवल जिनोन के यौगिकों का निर्माण किया गया, वही केवल आपको 5 यौगिकों का अध्ययन कराया गया है। तो अब आता है संक्रमण तत्वों में ऑक्सीकरण अवस्था। तो खास बात क्या है कि इसमें कई बातें आएगी। यद्यपि इनके बाएं कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, केवल Cr और Cu में एक इलेक्ट्रॉन है, और सभी के बाएं कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि Cr और Cu +1 भी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, अन्य सभी क्या दर्शाते हैं? 2। लेकिन चूँकि इनके 3d और 4s ऑर्बिटल की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। कम अंतर होने के कारण 4s के इलेक्ट्रॉन के साथ साथ 3d के इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं। यही कारण है कि डी ब्लॉक के जो तत्व है वो परिवर्तन, यानी कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो एक बात क्या बताई मैंने कि डी ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तनशील होती है। कारण इनके 3d और 4s कक्षकों की ऊर्जा में बहुत कम होता है। यही कारण है कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। नंबर 2, Cr और Cu इनके बाएं कोश में एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण +1 भी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, और +2 Cr तो +3 6 तक दर्शाता है। यानी कि यहाँ खास बात क्या है, इनके बाएं कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, सब अन्य के क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तीसरी बात, स्कैंडियम +3 ऑक्सीकरण दर्शाता है, और Zn+2 ये परिवर्तित नहीं होती है। अब आप पूछ लेते हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन से तत्व है जो परिवर्तन ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं? स्कैंडियम और जिंक। कैसे देखिए, स्कैंडियम का क्या होता है? इसका Ar3d1
4s2। तो चूंकि ये दोनों ये इलेक्ट्रॉन Sc में क्या होता है, ये विन्यास है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग कर Sc3 बनाता है, यानी Ar इसका विन्यास क्या बन जाता है, उत्कृष्ट गैस विन्यास। एक बात तो ये याद रखनी है, स्कैंडियम की +3 ऑक्सीकरण अवस्था है, ये परिवर्तन ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। इसी प्रकार Zn का 30 होता है, Ar3d10 4s2। तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन ही त्यागेगा, क्योंकि फिर क्या इसका बन जाता है स्थायी विन्यास 3d10 4s0। तो तीसरी बात ये याद रखेंगे कि स्कैंडियम और जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था क्रम से +3 और +2 होती है, क्योंकि +3 और 2 में इनके विन्यास क्या बन जाते हैं, स्थायी विन्यास बन जाते हैं, और ऐसे विन्यास से इलेक्ट्रॉन को हटाना संभव नहीं है। उसके बाद इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था जब आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो क्या होती है, इसमें वृद्धि भी होती है, यानी ये +1 +2 +3 +4 +5 +7 तक ओवन दर्शाते हैं, क्योंकि डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ती जाती है, त्यों तो इनकी ओवन बढ़ती जाती है। Mn के बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन शुरू हो जाता है और बाद में ऑक्सीकरण अवस्थाएं घटने लगती है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है, यानी कि 3D श्रेणी, इसमें Mn एक ऐसा तत्व है जो +2 से 7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो ये चीज़ भी पूछ ली जाती है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में किस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था +2 से +7 होती है। इसके बाद में छठी बात कि इन तत्वों में इनकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वह केवल फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बने यौगिकों में होती है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था F और O से बने, यानी फ्लोराइड और ऑक्साइड यौगिकों में होती है। मैंने क्या बताया है कि संक्रमण तत्वों की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बने यौगिकों क्रम से फ्लोराइड और ऑक्साइडों में होती है, क्योंकि यहाँ FO की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है और परमाणु आकार भी कम होते हैं। ये बात पूछी जाती है कि संक्रमण तत्व केवल फ्लोराइडों और ऑक्साइडों में ही उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं? कारण फ्लोरीन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है और उनके आकार सबसे छोटे होते हैं। इसके बाद में 2 बातें और हैं कि डी ब्लॉक तत्व अपने यौगिक है जो 2 प्रकार से बनाते हैं, एक तो आयनिक यौगिक और सहसंयोजी। संक्रमण तत्व 2 प्रकार के यौगिक बनाते हैं, आयनिक यौगिक और एक होता है सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजी यौगिक ये कब बनते हैं? कम OH और ये ज़्यादा अधिक OH। तो ये ध्यान देने की बात है कि संक्रमण तत्व कम ऑक्सीकरण अवस्था में
आयनिक यौगिक और उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में सहशून्य यौगिक बनाते हैं। इसके बाद इनके ऑक्साइडों की प्रकृति भी ओवन के साथ साथ परिवर्तित होती है। यदि ये कई प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं तो वो ऑक्साइड अम्लीय होगा, जिसमें धातु का ओवन या ओवर सबसे अधिक होगी, और सबसे कम वाला क्या होगा, क्षारीय, और दोनों के बीच वाला उभयधर्मी। जैसे Mn के ऑक्साइड है MnO, Mn2O3, Mn2O7। अब यहाँ Mn का ओवन क्या है, क्या यहाँ प्लस, यहाँ कितना +2 +3 +7, ये क्या होता है, क्षारीय। ये ऑक्साइड क्या है, क्षारीय, उभयधर्मी और अम्लीय। इसी प्रकार CrO, Cr2O3, Cr2O7। तो ये इनकी ऑक्साइडों की प्रकृति है। अगर आज इनकी अम्लता का बढ़ता हुआ क्रम लिखें तो जिस ऑक्साइड में धातु की ओवन संख्या ज़्यादा होती है वो अम्लीय होता है। उसके बाद में एक बिंदु से और है कि संक्रमण धातु ऐसी भी होती है जिनके यौगिकों में इनका ओवन क्या होता है, 0। जैसे क्रोमियम, आयरन और निकल, ये ऐसी धातु है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या बनाते हैं, कार्बोनिल। क्या बनाते हैं, कार्बोनिल। जैसे NiCO, इसे बोलते हैं निकल कार्बोनिल। आयरन से FeCO का 5 फेरस कार्बोनिल, और क्रोमियम कार्बोनिल, क्या बोलते हैं इनको, कार्बोनिल। इनमें इन धातुओं की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या होती है, 0। यहाँ Ni का ON 0, इसका भी 0 और इसका भी 0, क्योंकि हम संकुल यौगिकों निर्माण नेक्स्ट इकाई आएगी, उसमें आपको बताएंगे कि किस प्रकार इन यौगिकों में ओवन क्या होती है, 0 होती है। तो ये तो था इनका ऑक्सीकरण अवस्था से मैंने 8 बातें बताई है। 8 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। इन 8 में से 1 या 2 बात आपको अवश्य पूछ जाती है। ध्यान से आप पढ़ेंगे, आपको PDF भेज देंगे, ये चीज़ें आपको साथ साथ याद हो जाएगी। उत्प्रेरक के रूप एज ए कैटलिस्ट, उत्प्रेरक के, अब जानते हो उत्प्रेरक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से अभिक्रिया वेग परिवर्तित हो जाता है, समय की मात्रा और संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक द्वारा अभिक्रिया वेग परिवर्तन को उत्प्रेरण कहते हैं। तो डी ब्लॉक के अनेक तत्व या इनसे बने यौगिक हैं, वो अच्छे उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। आपको ध्यान होगा एबर विधि, क्या बनती है, अमोनिया भी P ब्लॉक में बनाया, इसमें क्या होता है, N2 + 3H2 2NH3, यहाँ उत्प्रेरक क्या लेते हैं, Fe। दूसरा हाइड्रोजनीकरण, यानी वनस्पति घी बनाने में क्या होता है, वनस्पति तेल। वनस्पति तेल पर H2 गैस निकल की प्रेजेंस में प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, वनस्पति घी। इसी प्रकार संपर्क विधि, जिसमें क्या बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल,
उसमें क्या होता है, SO2O2 गैस से मिश्रण को V2O5 की प्रेजेंस में प्रवाहित करते हैं। ओस्टवाल्ड विधि, ओस्टवाल्ड में क्या बनता है, नाइट्रिक अम्ल। क्या लेते हैं, PT। तो ये सब क्रिया हमने पूर्व में की है, ये सब उत्प्रेरक की प्रेजेंस में होती है। क्या लेते हैं, उत्प्रेरक संक्रमण तत्व। ऐसे ही बहुलीकरण में एथिलीन का अगर पॉलीथीन में बहुलीकरण करते हैं तो क्या लेते हैं, TiCl4। तो सब क्रिया क्या है, उत्प्रेरक की है। तो प्रश्न ये है कि ये उदाहरण है कि अगर पूछ ले कि कौन से डी ब्लॉक तत्वों का उत्प्रेरक के रूप में उपयोग होता है, तो ये मैंने आपको 4-5 उदाहरण दे दिए। किसका कहाँ होता है ये भी आपको बता दिया। अब आता है कारण कि क्यों करते हैं उत्प्रेरक के रूप में कार्य है। 2 कारण हैं, एक रिक्त द्विकक्षक और दूसरा द्विकक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कि जितने अगर इसमें जितने अधिक डिकोष रिक्त होंगे उतने ही वो अधिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। तो कारण क्या है उत्प्रेरक का, कि इनके संक्रमण तत्वों में रिक्त द्विकक्षक की उपस्थिति के कारण ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। और किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये उत्प्रेरण का सिद्धांत वो होता है अधिशोषण। वो हम इकाई नंबर 4 में अध्ययन करेंगे। आज का एपिसोड यहाँ तक। थैंक यू।